जय हिंद फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज आप सभी के सामने पेपर 1 यूजीसी नेट जेआरएफ परीक्षा जो है पेपर 1 का जो दिसंबर महीने में एग्ज़ाम कराया गया था, इसका परीक्षा की तिथि है 12 दिसंबर 2023 को प्रथम पाली में जो हुआ था उसका मैं पूरा क्वेश्चन आंसर 50 क्वेश्चन जो है उसको सॉल्व करूँगा। इसमें जो पूछे गए थे जितने भी कितने टॉपिक से कितने क्वेश्चन आए थे ये भी पूछूंगा और बताऊंगा, और उसके बाद में आपको पीडीएफ भी इसका प्रोवाइड करूंगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आज हम पेपर सेट 9 नंबर करने जा रहे हैं। प्रथम प्रश्न पत्र है और जो है शिक्षण और शोध अभिवृत्ति, और उसके बाद में आइए हम आगे आपको बताते हैं जो है ग्राफ के माध्यम से बताते हैं कि कितने क्वेश्चन कौन कौन से टॉपिक से पूछे गए थे। यहाँ पे देखिए दिसंबर 2023 में पूछे गए प्रश्नों का ग्राफी विश्लेषण हम लोगों को सामने लेकर आए बता रहे हैं। यहाँ पे एक देखिए, यहाँ पे जो है पहला टॉपिक नंबर, जैसे यहाँ पे देखिए 1 नंबर है जो है पहला, यहाँ पे दिया गया है कि शिक्षण अभिवृत्ति से 6 क्वेश्चन पूछे गए थे। उसके बाद में शोध अभिवृत्ति से 5 क्वेश्चन पूछा गया था। उसके बाद तीसरे नंबर पे है बोध जो 5 क्वेश्चन पूछा गया था। उसके बाद में चौथा नंबर पे है संप्रेषण, 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। और गणितीय तर्क और अभिवृत्ति से 5 क्वेश्चन पूछा गया था। उसके बाद में युक्ति युक्त तर्क से 5 क्वेश्चन पूछे गए थे। और 7वें नंबर आंकड़ों की व्याख्या से 5 क्वेश्चन पूछा गया था। उसके बाद में 8 नंबर सूचना और संचार प्रौद्योगिकी में 7 क्वेश्चन पूछे गए थे। उसके बाद में आगे है लोक विकास और पर्यावरण 5 क्वेश्चन, और उच्च शिक्षा प्रणाली से जो है 4 क्वेश्चन पूछा गया था। यहाँ पे देखिए आपको टॉपिक वाइज इसमें ग्राफ के माध्यम से बता दिया गया है कि कितने क्वेश्चन कौन कौन से टॉपिक से पूछा गया था इस प्रश्न पत्र में। तो आइए हम हर टॉपिक वाइज एक एक करके हर एक टॉपिक का जो जितने क्वेश्चन पूछे गए थे सभी को हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे पहला टॉपिक है हमारा जो है शिक्षण अभिवृत्ति से यहाँ पे पहला क्वेश्चन नंबर यहाँ 1 आपके सामने है। तो आइए इसको देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे पहला नंबर यहाँ पे हमारे सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा अध्यापक केंद्रीय अनुदेशन की संभावित कमी है। तो यहाँ पे देखिए फिर से क्वेश्चन को, निम्नलिखित में से कौन सा अध्यापक केंद्रित अनुदेशन की संभावित कमी है। पहला ऑप्शन है यह विद्यार्थियों के लिए अधिक संलग्नता और अनुक्रियात्मक हो सकता है। दूसरा है यह विद्यार्थियों के सृजनात्मकता और आलोचनात्मकता चिंतन के अवसरों को सीमित कर सकता है। तीसरा है यह विद्यार्थियों में स्वतंत्रता और स्व मार्गदर्शन को बढ़ावा देता है। तो इसके आगे देखते हैं। चौथा ऑप्शन है हमारा यह बहुत प्रभावी है और समय की बचत करता है। तो इसमें जो है देखते हैं, यहाँ पे दूसरा नंबर क्वेश्चन का आंसर सही हो जाएगा। दूसरा नंबर है यहाँ पे, यह विद्यार्थियों के सृजनात्मकता और आलोचनात्मक चिंतन के अवसरों को सीमित कर सकता है। आगे आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसके व्याख्या देखते हैं दोस्तों। आंसर की व्याख्या यहाँ पे जो है दिया गया है, अध्यापक केंद्रित अनुसंधान का प्रमुख कार्य शिक्षा के प्रक्रिया में सुधार करना और उसका विकास करना है। यह कार्य ज्ञान के प्रसार से किया जाता है। शिक्षा प्रक्रिया के विकास के लिए आंतरिक प्रयास, नवीन ज्ञान से वृद्धि करना और वर्तमान ज्ञान में विकास करना शामिल है। शिक्षा में अनुसंधान का लक्ष्य शैक्षिक स्थितियों में घटनाओं की व्याख्या, पूर्वानुमान और नियंत्रण करने के लिए व्यवहार के सामान्य सिद्धांतों या व्याख्याओं की खोज करना है। यह ज्ञान के सत्यापन, परीक्षण और पुष्टि के लिए एक साधन है। यह अध्ययन के विभिन्न क्षेत्रों में ज्ञान की उन्नति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अध्यापन केंद्रित अनुदेशन की विशेषताएं क्या क्या हैं, यहाँ पर देखिए। पहला है शिक्षा के स्वस्थ दर्शन और स्वस्थ दर्शन पर आधारित होता है। दूसरा है यह सूझ और कल्पना पर आधारित होता है। तीसरा इसमें अंतर्विषयात्मक प्रयोग होता है। और अब आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन से पारंपरिक अधिगम की विशेषताएं नहीं हैं। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है स्वनिर्देशित अधिगम और स्वतंत्र अध्ययन पर बल। दूसरा बी नंबर है विद्यार्थी श्रवण के और अवलोकन के माध्यम से सीखते हैं। सी है निर्धारित पाठ्यचर्या नहीं होती है।
डी है शिक्षार्थी उन्मुख और ई नंबर है नियमित उपस्थिति। तो यहाँ पे देखते हैं ऑप्शन में जो है पहला ऑप्शन है ए बी, दूसरा है ए सी, तीसरा है ए सी डी, चौथा है बी सी। यहाँ पे तीसरा सही हो जाएगा, जो है तीसरा है ए सी डी, ए और सी डी। यहाँ पे ए नंबर और सी और डी नंबर आंसर सही हो जाएगा। आगे आते हैं तो यहाँ पे इसके व्याख्या के रूप में देखिए यहाँ पे दिया गया है, तो इसको हम व्याख्या के रूप में जो है इसको विस्तार से बताते हैं ताकि आप सभी को आने वाले जो इससे रिलेटेड क्वेश्चन हो वो आपको आसानी से आपको हल हो सके परीक्षा के समय में। तो यहाँ पे देखिए पारंपरिक अधिगम एक ऐसी विधि है जिसमें शिक्षक अधिगम के माहौल को नियंत्रित करता है। इसमें शिक्षक की भूमिका प्रशिक्षक की होती है। शिक्षक पाठ्यक्रम के बारे में निर्णय लेता है और व्याख्यान देता है। पारंपरिक शिक्षा लंबे समय से चली आ रही है, परंपराओं को संदर्भित करती है जिन्हें समाज पारंपरिक रूप से स्कूलों में इस्तेमाल करता है। पारंपरिक अधिगम की विशेषताएं क्या क्या हैं इसको देखते हैं। पहला है सीखना एक पूर्व निर्धारित गति और पाठ्यक्रम के अनुसार होता है। दूसरे नंबर पे है जो है शिक्षक और छात्रों के बीच आमने सामने बातचीत होती है। और तीसरे नंबर पे है पाठ्य पुस्तकों पर सख्त निर्भरता होती है। चौथा है सभी छात्र एक ही वातावरण में सीखते हैं। पांचवा है यह पूरी तरह से प्रभावित होती है। और उसके बाद में यहाँ पे छठे नंबर पे है सीखने के लिए एक निष्क्रिय तरीका है। और सातवें नंबर इसमें व्यवहारिक क्रिया, समस्या समाधान या अनुदेशात्मक शिक्षा शामिल नहीं हो सकते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सहयोगात्मक अधिगम का एक उदाहरण है। सहयोगात्मक अधिगम पूछा हुआ है। तो पहला ऑप्शन दिया गया है अध्यापक व्यक्तिगत रूप से विद्यार्थियों को पठन निर्दिष्ट कार्य प्रदान करता है और विद्यार्थी नोट बनाते हैं। दूसरा अध्यापक एक विषय पर व्याख्यान देता है और विद्यार्थी व्यक्तिगत रूप से नोट बनाते हैं। और तीसरा ऑप्शन यहाँ पे देखिए, तीसरा ऑप्शन हमारा यहाँ पे है अध्यापक विद्यार्थियों को स्वतंत्र रूप से पूरा करने के लिए गृह कार्य देता है। और चौथे नंबर पे है अध्यापक विद्यार्थियों को समूह परियोजना कार्य प्रदान करता है ताकि विद्यार्थी साथ मिलकर शोध कार्य करें और अपनी निष्कर्ष प्रस्तुत करें। तो यहाँ पे चौथा नंबर यही सही हो जाएगा, जो है शोध कार्य करें और अपना निष्कर्ष प्रस्तुत करें। आते हैं हम जो है इसकी व्याख्या, आंसर की व्याख्या के रूप में जो है संयोगात्मक अधिगम क्या है इसके बारे में समझते हैं। संयोगात्मक अधिगम सीखने के लिए एक प्रक्रिया है जिसमें छात्र आपस में मिलकर सीखते हैं एवं सिखाते हैं। संयोगात्मक अधिगम तब होता है जब दो या दो से अधिक छात्र किसी गतिविधि को पूरा करने किसी प्रश्न पर चर्चा करने के या किसी कार्य को शामिल होते हैं। संयोगात्मक अधिगम में एक दूसरे की सूचना के लिए पूछते हैं, एक दूसरे के विचारों का मूल्यांकन करते हैं और एक दूसरे के काम में निगरानी करते हैं। सहयोगात्मक अधिगम में पुराने और अधिक कुशल छात्रों को आकलन करते हैं। आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा चौथा नंबर यहाँ पे है स्क्रीन पे देखिए। यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन से सकारात्मक शिक्षक विद्यार्थी संबंध उदाहरण है। सकारात्मक शिक्षक विद्यार्थी संबंध उदाहरण पूछा गया है। ए नंबर ऑप्शन है एक अध्यापक जो विद्यार्थियों को प्रश्न पूछने पर दंडित करता है। बी नंबर है एक अध्यापक जो विद्यार्थियों को सकारात्मक प्रतिपुष्टि और संरचनात्मक आलोचना प्रदान करता है। सी नंबर है एक अध्यापक जो मुक्त संप्रेषण और पारस्परिक सम्मान को बढ़ावा देता है। डी नंबर ऑप्शन है यहाँ पे एक अध्यापक जो अपने विद्यार्थियों को अपमानित करता है। फिर ई ऑप्शन है एक अध्यापक जो अपने विद्यार्थियों की आवश्यकताओं को सरोकारों की उपेक्षा करता है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन दिया गया है ए बी सी, दूसरा पे दिया गया है ए डी और ई, तीसरा है हमारा ऑप्शन दिया गया है ए बी सी डी, चौथा है और बी सी बी ई। तो यहाँ पे हो जाएगा दूसरा नंबर ए डी ई। यहाँ पे ए डी और ई आंसर सही हो जाएगा। तो आइए जो है नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं सीधा हम।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पे सूची फर्स्ट सूची सेकंड मिलान करना है। 5वां क्वेश्चन, इसमें ऑनलाइन शिक्षण उपकरण और पूछा गया है और शिक्षार्थियों के लिए लाभ। तो ऑनलाइन उपकरण में से माध्यम से यहाँ पे बताया गया है, तो इसको हम आगे हम जो इसका मिलान सही किया गया है उसमें हम सीधा सीधा चलते हैं और यहाँ पर दिखाते हैं। यहाँ पे देखिए जो है ऑनलाइन उपकरण, शिक्षा उपकरण और विद्यार्थियों के लिए लाभ क्या क्या है। अधिगम प्रबंधन प्रणाली LMS जो है यह पाठ्यक्रम सामग्री और निर्दिष्ट कार्यों को कहीं भी किसी भी समय अभिगम्य करना। और दूसरा वीडियो सम्मेलन से क्या है, दूरवर्ती स्थानों से सीधे ऑनलाइन कक्षा के सत्रों को और चर्चाओं से में भाग लेना। C नंबर है परिचर्चा मंच। परिचर्चा मंच में जो है समकक्षों, परिचर्चा मंच में सीधा क्या समकक्षों में साथ विचारों और दृष्टिकोणों को साझेदार में परस्पर सहयोग करना। और D नंबर है ऑनलाइन मूल्यांकन मंच। प्रश्नोत्तरी और मूल्यांकनों पर तत्कालीन प्रतिपुष्टि प्राप्त करना और कार्य निष्पादन पर सतत निगरानी करना है। आगे आते हैं 6 नंबर क्वेश्चन पे। 6 नंबर को जो है हमारा क्वेश्चन सूची फर्स्ट और सूची सेकंड है, तो इसमें मिलान करने के लिए दिया गया है यहाँ पे। तो इसको आप लोग यहाँ पे देखिए और फिर से देख लीजिए आप लोग। यहाँ पे इस तरीके से दिया गया है कि किस तरीके से स्वयं का है भारतीय विश्वविद्यालय के से निःशुल्क पाठ्यक्रम, और दूसरा है उद्यमी विभिन्न विषयों पर सशुल्क पाठ्यक्रम, और तीसरा है स्किल शेयर सृजनात्मक और उद्यमिता विषयों पर सशुल्क पाठ्यक्रम, और D नंबर है जो है खान अकादमी। तो ये जो है K-12 विद्यार्थियों के लिए वीडियो व्याख्या और अनुक्रियात्मक अभ्यास। आगे आते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे हमारा जो है 7 नंबर है जो शोध आवृत्ति से है। शोध आवृत्ति से दोस्तों यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 7 है, जब अनुसंधानकर्ता की आयु अध्ययन के प्रतिभागी के व्यवहार को प्रभावित करती है तो इसे कहा जाता है। पहला है समाजशास्त्री प्रभाव, दूसरा है जैव सामाजिक प्रभाव, तीसरा है मनोवैज्ञानिक प्रभाव, चौथा है मनोसामाजिक प्रभाव। और दूसरा 7वें नंबर दूसरा है, इसका आंसर हो जाएगा समाज जैव सामाजिक प्रभाव। तो यहाँ पे इसकी व्याख्या के रूप में देखते हैं आंसर की व्याख्या। यहाँ पे जो है आंसर की व्याख्या हमारा यहाँ पे है, बायोसोशल के एक व्यापक अवधारणा है जो जैविक घटनाओं और सामाजिक संबंधों और संदर्भों के बीच गतिशील बातचीत से संदर्भित करता है। यह किसी व्यक्ति के शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक और भावनात्मक विकास को भी संदर्भित कर सकता है। दूसरा है बायोसोशल सिद्धांत व्यवहार और सामाजिक विज्ञान का एक सिद्धांत है जो व्यक्ति विकारों और मानसिक बीमारियों और विकलांगताओं को पर्यावरणीय उत्तेजनाओं को प्रतिक्रिया करने वाले जैविक रूप से निर्धारित व्यक्तित्व लक्षणों के रूप में वर्णित करता है। और 8वें नंबर क्वेश्चन है, देखिए दोस्तों यहाँ पे 8 नंबर क्वेश्चन है, किसी अनुसंधान अध्ययन हेतु साहित्य और समीक्षा करने के चरणों को सही क्रम बताइए। पहला है साहित्य का पता लगाना, दूसरा है साहित्य को संगठित करना, तीसरा है अनुसंधान के लिए मुख्य शब्दों की पहचान करना, चौथा है साहित्य समीक्षा लिखना, पांचवा अनुसंधान के लिए प्रासंगिक साहित्य का गंभीरता से मूल्यांकन और चयन करना। यहाँ तीसरा जो है सही हो जाएगा CAEBD। तो यहाँ पे देखिए CAEBD की व्याख्या दिया गया है, इसको मैं PDF में दे दूँगा, आप लोग इस PDF को आप लोग हल कर लीजिएगा। यहाँ पे आते हैं 9 नंबर क्वेश्चन पे। 9 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के अनुसंधान में अनुसंधानकर्ता की अभिरुचि के चरों को छोड़कर अन्य बाह्य चरों की व्यवस्थित तरीके से दूर किया जाता है। तो पहला है गुणात्मक अनुसंधान, दूसरा है अनुदैर्घ्य अनुसंधान, तीसरा है प्रयोगात्मक अनुसंधान, चौथा है सहसंबंधात्मक अनुसंधान। तो यहाँ तीसरा हो जाएगा जो है प्रयोगात्मक अनुसंधान, आंसर सही हो जाएगा। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 11 नंबर हमारा बहुलक से रिलेटेड है, इसको बहुत आसान है, इसको कर लीजिएगा। अब आते हैं टॉपिक नंबर 3 बोध से जो है रिलेटेड जो है गद्यांश पूछे जाते हैं।
यह बोध में गद्यांश एक होता है, एक लंबा गद्यांश ज़्यादा नहीं बड़ा होता है और एक छोटा ही होता है। इसे आप पढ़ने के बाद आप इससे रिलेटेड अंदर से ही 5 क्वेश्चन आसानी से आप हल कर सकते हैं। इसका मैं PDF जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगा, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा और उसके बाद में आप लोग इसको क्वेश्चन को फिर से देख लीजिएगा। आगे आते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा संप्रेषण। संप्रेषण जो है चौथा टॉपिक नंबर है। 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे जो है संप्रेषण के संदर्भ में राजनीतिक समाजीकरण का इस रूप में सामाजिक अधिगम से जुड़ा है कि कैसे। तो पहला है सत्ता प्राप्त की जाती है, दूसरा है समाज के कुछ भागों में मुख्य धारा से अलग छोड़ दिया जाना चाहिए और तीसरा नंबर है जो है तीसरे नंबर पर जो है सामाजिक व्यवस्थाओं को दरकिनार कर दिया जाता है, या फिर चौथा है सत्ता का उपयोग और दुरुपयोग किया जाता है और ई नंबर है राजनीतिक और आर्थिक निर्णय लिए जाते हैं। पहला है ABC, दूसरा है BCD, तीसरा है AB और E, चौथा है BDE। तो इसका आंसर तीसरा हो जाएगा ABD और E। इसकी व्याख्या देखते हैं दोस्तों। आंसर की व्याख्या तो अच्छे से आपको समझ में आएगी। तो यहाँ पे आंसर की व्याख्या दिया गया है जो है राजनीति समीकरण की प्रक्रिया को गति देने के जनसंपर्क के माध्यम से अहम भूमिका निभाते हैं। यही वजह है कि ज़्यादातर विकासशील देशों में संचार माध्यमों पर सरकारी नियंत्रण रखकर राजनीतिक आधुनिकीकरण की प्रवृत्तियों को प्रोत्साहित किया जाता है। राजनीतिक वह प्रक्रिया है जिसके जरिए व्यक्ति समाजीकरण के एजेंटों के जरिए अपने राजनीतिक मूल्यों, विचारों, दृष्टिकोण और धाराओं को आंतरिक और विकसित करते हैं। राजनीतिक समाजीकरण में राजनीतिक रुझानों और निष्ठाओं को सीखना शामिल है। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कथन के रूप में दिया गया 18 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ कथन फर्स्ट दिया गया है प्रत्येक माध्यम का अपना व्याकरण नहीं होता है। दूसरा है प्रत्येक मीडिया व्याकरण कालक्रम से विकसित हुए हैं और इसमें परिवर्तन होता रहता है। तो आइए आगे चलते हैं। कथन यहाँ पर दिया गया है। कथन फर्स्ट में है कथन फर्स्ट और कथन सेकंड दोनों सही हैं। दूसरा है कथन फर्स्ट सेकंड दोनों गलत हैं। तीसरा है हमारा यहाँ पे कथन फर्स्ट सही है कथन गलत है और चौथा है कथन फर्स्ट गलत है लेकिन कथन सेकंड सही है। तो यहाँ पे चौथे नंबर पर जाएगा पहला कथन गलत है दूसरा सही है। यहाँ पे देखिए पहला गलत है दूसरा सही है। तो यहाँ उसकी आंसर की व्याख्या देखते हैं। सभी माध्यम अपना व्याकरण विकसित करता है। व्याकरण भाषा के अंग प्रत्यंग को विश्लेषण और विवेचन है। व्याकरण किसी भाषा को अपने आदेश से नहीं चलता बल्कि भाषा की स्थिति और प्रवृत्ति प्रकट करता है। व्याकरण वह विद्या है जिसके द्वारा किसी भाषा को शुद्ध बोलना लिखना और समझना आता है। दूसरा है मीडिया व्याकरण की एक विस्तृत अवधारणा है जिसमें दुनिया के बदलाव लाने के लिए सूचना और शक्ति का उपयोग करके मीडिया संदेशों तक पहुंचाने और उनका विश्लेषण करने के साथ साथ बनाने, प्रतिबिंबित करने और कार्यवाही करने की क्षमता शामिल है। और यहाँ पे 19 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा संप्रेषण का अर्थ संकेतन का क्रम नहीं है। पहला है मुख्यार्थ डेनोटेशन, दूसरा है संपृक्ततार्थ कनोटेशन, तीसरी है मिथक और डी है विश्वसनीयता और ई नंबर है गुणारोपण। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है पहला ABC, दूसरा BCD, तीसरा है CDE, चौथा है ADE। यहाँ पे पहला ऑप्शन हो जाएगा BCD। यहाँ पे आंसर सही है मुख्यार्थ, संपृक्तार्थ और मिथक। और इसके आगे आप आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है गणित से रिलेटेड है। रीजनिंग और मैथमेटिकल क्वेश्चन होता है। बहुत ही इजी क्वेश्चन होते हैं। इसको आप लोग PDF के माध्यम से कर लीजिएगा, नहीं तो बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा। तो आप लोगों को फटाफट करना है तो आप लोग PDF से आप लोग कल देख लीजिएगा। इससे देखिए यहाँ पे बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तर्क से रिलेटेड क्वेश्चन है। तर्क से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पे देखिए 25 नंबर क्वेश्चन।
यह जानने के लिए कि क्या युक्ति निगमनात्मक है या आगमनात्मक है, नीचे दिए गए 4 परीक्षाओं में से कौन सा परीक्षण निम्नलिखित उदाहरणों पर लागू होता है। अलन पिता है अतः अलन पुरुष है। उदाहरण लागू होता है, अलन पिता है अतः अलन पुरुष है। तो यह है संकेत शब्द परीक्षण, दूसरा है कठोर आवश्यकता परीक्षण, तीसरा है सामान्य पैटर्न परीक्षण, चौथा है धर्मार्थ शिक्षण परीक्षण। तो यहाँ पे कठोर आवश्यकता परीक्षण आंसर सही हो जाएगा। इसकी व्याख्या देखते हैं, कठोर परीक्षण है क्या चीज़। तो यहाँ पे देखिए, निम्नात्मक तर्क का एक या अधिक समान कथनों के आधार पर किसी निष्कर्ष पर पहुंचा जाता है। निम्नात्मक युक्ति का शिक्षा शास्त्रीय उपयोग अनुमानित ज्ञान हासिल करने की पद्धतियों से अलग है। न्याय दर्शन के मुताबिक निम्नात्मक अर्थ का यह प्रतिज्ञा वाक्य के बाद जो हेतु वाक्य कहा जाता है उसका उल्लेख करते हुए, आगे देखते हैं, उल्लेख करते हुए प्रतिज्ञा वाक्य का फिर से कथन और रूप में होता है। इसके प्रकरणांत नहीं होता है। और जो है आगमनात्मक तर्क एक मनोवैज्ञानिक विधि है। इसमें विशिष्ट उदाहरणों का और अनुभवों के जरिए सामान्य नियम बनाए जाते हैं। यह एक तरह की तार्किक सोच है जिसमें विशिष्ट अवलोकनों से सामान्य निष्कर्ष निकाला जाता है। अब 26 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन हमारा है, सादृश्यता मोटे तौर पर किसके अनुरूप है। पहला है अनुमति, दूसरा है उपमित, तीसरा है अगम, चौथा है प्रत्यक्ष। तो यहाँ पे दूसरा हो जाएगा उपमिति। तो यहाँ पे जो है सादृश्यता मोटे तौर पर उपमिति के अनुरूप है। सादृश्यता का अर्थ है किसी एक चीज़ को किसी दूसरे चीज़ में तुलनात्मक समानता। सादृश्यता में दो या दो से ज़्यादा चीज़ों या आवश्यकताओं के बीच समानता या संबंध की पहचान की जाती है। सादृश्यता परीक्षण में कि इस प्रक्रिया का इस्तेमाल करके कई ढंग से सवाल पूछे जाते हैं। सादृश्यता या उपमा होने वाले ज्ञान का उपमिति कहते हैं। ठीक है, अब आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे 27 नंबर, निम्नलिखित युक्ति में से सही प्रेक्षण का चयन कीजिए। तो यहाँ पे है सभी कुत्ते बिल्लियाँ हैं, सभी बिल्लियाँ वेल हैं, अतः सभी वेल कुत्ते हैं। तो इसका जो है यह तार्किक क्वेश्चन है दोस्तों। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पहला ऑप्शन दिया है, यह मान्य युक्ति है, इसमें सही आधार वाक्य और सही निष्कर्ष है। दूसरा है यह अमान्य युक्ति है और इसमें गलत आधार वाक्य और सही निष्कर्ष है। तीसरा है यह अमान्य युक्ति है और इसमें गलत आधार वाक्य और गलत निष्कर्ष है। चौथे नंबर पर यह अमान्य युक्ति है और इसमें सही आधार वाक्य और गलत निष्कर्ष है। तो इसका तीसरा नंबर सही हो जाएगा। तीसरा नंबर है यह अमान्य युक्ति है और इसमें गलत आधार वाक्य और गलत निष्कर्ष हैं। तो यहाँ पे देखिए, ये आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 28 नंबर है। 28 नंबर क्वेश्चन पे देखते हैं, न्याय वाक्य युक्ति के आलोक में निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है। तो यहाँ पे पहला है निष्कर्ष का विधेय पद मुख्य पद है। दूसरा है निष्कर्ष का विषय पद गौड़ पद है। तीसरा है मध्य पद आधार वाक्य के केवल एक बार अवश्य होना चाहिए। डी नंबर है मध्य पद का निष्कर्ष में कम से कम एक बार वितरण अवश्य होना चाहिए। तो यहाँ पे देखते हैं, पहला है बी, दूसरा है बी डी, तीसरा है सी, चौथा है सी डी। तो यहाँ पे चौथे नंबर पे सी और डी आंसर सही हो जाएगा। आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कथन रूप में दिया गया है। यहाँ पे नीचे दिए कथन को यहाँ पे सॉल्व करना है। पहला कथन नंबर फर्स्ट है, यहाँ पे देखिए, पहला है सादृश्यता से युक्तियाँ सामान्यतः निगमनात्मक, कमज़ोर अथवा मजबूत होती हैं। दूसरा कथन है सादृश्यता से युक्तियाँ सामान्यतः निगमनात्मक और न ही अमान्य होती हैं। तो यहाँ पे आगे देखते हैं दोस्तों। यहाँ पे जो है, यहाँ पे देखिए दिया गया ऑप्शन दिया गया है। पहला ऑप्शन है दोनों गलत हैं, दूसरे में दोनों सही हैं। तीसरा है पहले में दोनों सही हैं, दूसरे में दोनों गलत हैं। तीसरे में पहला सही है, दूसरा गलत है। चौथे में है पूछा गया है
कि जो है पहला गलत है लेकिन दूसरा सही है, तो यहाँ पे यही आंसर सही हो जाएगा। तो इसकी व्याख्या के रूप में यहाँ पे देखिए, आइए देखते हैं। सादृश्य में तर्क आमतौर पर निगमनात्मक नहीं होते हैं, उन्हें आगमनात्मक तर्क के एक रूप माना जाता है। आगमनात्मक तर्क के विशिष्ट मामलों या पैटर्न के निष्कर्ष निकालना शामिल है। सादृश्य में एक तर्क जिसे गलत सादृश्य के रूप में भी जाना जाता है, इस प्रकार के आगमनात्मक तर्क है जो यह अनुमान लगाने के लिए दो चीज़ों के बीच समानता का उपयोग करता है कि वे किस अन्य पहलू के समान हैं। पहला दूसरे नंबर है, सादृश्य में तर्क एक प्रकार का आगमनात्मक तर्क है जो कथित समानताओं का उपयोग करके यह अनुमान लगाता है कि दो चीज़ें एक और समानता साझा करने की संभावना रखती है। आगमनात्मक तर्क उन साक्ष्यों पर आधारित होते हैं जो किसी निष्कर्ष का समर्थन करते हैं लेकिन संदेह के परे निष्कर्ष में साबित नहीं करते हैं। यहाँ पे देखते हैं 7 नंबर टॉपिक है, आंकड़ों की व्याख्या दिया गया है। आंकड़ों की व्याख्या में दोस्तों यहाँ पे ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन होता है 30 से 34 नंबर तक। तो आप लोग इस ग्राफ को PDF के माध्यम से आप लोग देख लीजिएगा। और यह मैथमेटिकल क्वेश्चन होते हैं, रीजनिंग से रिलेटेड इसमें क्वेश्चन ग्राफ में पूछे जाते हैं, अनुपात, परसेंटेज और उसके बाद में एवरेज। तो आगे आते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पे 8 नंबर। यहाँ 35 नंबर क्वेश्चन हमारे सामने है। सूचना, यहाँ पे 8 नंबर है सूचना और संचार प्रौद्योगिकी। 35 नंबर क्वेश्चन में है, यह पहली पीढ़ी से चौथी पीढ़ी के कंप्यूटरों को उपयोग में की गई निम्नलिखित प्रौद्योगिकियों और AD की सही क्रम बताइए। तो आइए देखते हैं। यहाँ पे देखिए ऑप्शन दिया गया है। पहला ऑप्शन है एकीकृत परिपथ, दूसरा है माइक्रो प्रोसेसर, तीसरा है ट्रांजिस्टर, चौथा है जो है निर्वात नली वैक्यूम। तो यहाँ पे यह पहला हो जाएगा D नंबर, दूसरा हो जाएगा ट्रांजिस्टर, तीसरा हो जाएगा तीसरा हो जाएगा पहला जो A है, और चौथा नंबर हो जाएगा माइक्रो प्रोसेसर। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा 2 नंबर DCAB। तो आइए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 36 नंबर। 36 नंबर क्वेश्चन है, अनिल के कंप्यूटर का एक MP3 फाइल संग्रहित है, फाइल में किस प्रकार डेटा संग्रहित होता है। तो पहला नंबर है वीडियो, दूसरा है ध्वनि, तीसरा है चित्र, चौथा है टेक्स्ट। और उसमें देखिए यहाँ पे जो है दूसरा इसका आंसर सही हो जाएगा ध्वनि। और इसकी व्याख्या के रूप में दिया गया है, जो है व्याख्या है MP3 फाइल एक्सटेंशन में एक डिजिटल ऑडियो कंटेनर है। यह मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट्स ग्रुप द्वारा विकसित MEPEG-1 ऑडियो लेयर और MEPEG-2 ऑडियो लेयर कोडेक और आधारित है। MP3 फाइलें अच्छी ऑडियो गुणवत्ता बनाए रखते हुए एक संगीत फाइल को उसके मूल CD गुणवत्ता आकार के 95% तक संपीड़ित कर सकती है। MP3 डिजिटल ऑडियो के लिए एक लोकप्रिय एन्कोडिंग प्रारूप है। यह हानिपूर्ण डेटा संपीड़न के लिए उपयोग करता है। और उसके बाद में आते हैं 37 नंबर क्वेश्चन। 37 नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन से प्रकार हैं जो कंप्यूटर मेमोरी अस्थिर वोलेटाइल होते हैं। ये नंबर है CMOS मेमोरी, दूसरा है कैश मेमोरी। और उसके बाद में आइए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा C फ्लैश मेमोरी, और D नंबर है हार्ड डिस्क, और E नंबर है RAM यानी रैम। तो यहाँ पे चौथा नंबर से हो जाएगा B और E। इसकी व्याख्या के रूप में देखते हैं यहाँ पे कैश मेमोरी के बारे में। कैश मेमोरी एक कंप्यूटर घटक है जो अक्सर उपयोग किए जाने वाले डेटा और निर्देशों को संग्रहित करता है, जिसके डेटा पुनर्प्राप्ति अधिक कुशल हो जाती है। यह एक हाई स्पीड मेमोरी है जो कंप्यूटर के मुख्य मेमोरी का विस्तार है। दूसरा है RAM। तो यह फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी। यह कंप्यूटर का एक अहम हार्डवेयर पार्ट है जो ऑपरेटिंग सिस्टम OS का सॉफ्टवेयर प्रोग्राम में किसी डिवाइस में मौजूद किसी भी डेटा को अस्थायी रूप से स्टोर करता है। आगे आते हैं 38 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे इसको आप लोग देख लीजिएगा। यह कथन जो है कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो इसमें बाइनरी डेटा डेसिमल के पूछा गया है। आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 39 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पे एनालॉग मीडिया पद का उत्पत्ति मूलतः किससे हुई है। तो
यहाँ पे पहला ऑप्शन है लोक प्रदर्शन, दूसरा है सैटेलाइट संप्रेषण, तीसरा है इंटरनेट, चौथा है श्रव्य ऑडियो अभिलेख रिकॉर्डिंग्स। तो यहाँ पे इसका चौथा हो जाएगा श्रव्य ऑडियो अभिलेख रिकॉर्डिंग, इसका आंसर सही हो जाएगा। चौथा नंबर यह है क्या चीज़, इसको बारे में व्याख्या को समझते हैं। एनालॉग मीडिया एनालॉग मशीन और एनालॉग डिवाइस का संयोजन होता है। एनालॉग मीडिया निरंतर जानकारी के मापने, रिकॉर्ड करने, पुनरुत्पादित करने और प्राप्त करने या प्रसारित करने में सक्षम होता है। इसमें पारदर्शिता, वोल्टेज प्रतिरोध और रोटेशन या दबाव के लगभग अनंत ग्रेड शामिल हैं। एनालॉग सिग्नल का इस्तेमाल आमतौर पर संचार प्रणालियों में किया जाता है। ये प्रणाली निरंतर सिग्नल का इस्तेमाल करके आवाज़, डेटा, छवि, सिग्नल या वीडियो जानकारी को भेजती हैं। सूची उसके बाद में आते हैं 40 नंबर क्वेश्चन। 40 नंबर सूची फर्स्ट, सूची का सेकंड में मिलान करना है भंडारण और भंडारण के प्रकार में। तो इसका जो है मिलान के रूप में देखते हैं। जो है यहाँ पे ए नंबर है हार्ड डिस्क ड्राइव, यानी कि इसका हो जाएगा मैग्नेटिक। दूसरा है USB फ्लैश, सॉलिड स्टेट हो जाएगा। और इसके बाद में आगे आते हैं मेमोरी जो है मेमोरी ब्लू रे डिस्क जो है ऑप्टिकल हो जाएगा। तो आगे आते हैं 41 नंबर क्वेश्चन पे। 41 नंबर क्वेश्चन है ऑनलाइन मीडिया के स्वचालन ऑटोमेशन तत्व से क्या उत्पन्न होना संभव हो पाया है। पहला है गुणात्मक सूचना की सीमित मात्रा, दूसरा है प्रयोक्ता विशिष्ट सूचना, तीसरा है जटिल दार्शनिक सूचना, चौथा है अवशिष्ट सामान्य सूचना। तो यहाँ पे दूसरा नंबर हो जाएगा प्रयोक्ता विशिष्ट सूचना। प्रयोक्ता विशिष्ट सूचना जो कई चीज़ों को संदर्भित कर सकती है, जिसमें यूजर जानकारी, अब इसमें नाम, डोमेन नाम, पते, लॉगिन और क्रेडेंशियल, फ़ोन और डिवाइस नंबर का अन्य डेटा शामिल है। आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन टॉपिक हमारा 9वां नंबर है लोक विकास और पर्यावरण। 42 नंबर क्वेश्चन है 2019 में स्वतंत्रता दिवस में राष्ट्र को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने किस वर्ष तक प्रत्येक ग्रामीण घर को नल जल संबंध कराने का लक्ष्य निर्धारित किया है। तो इसका पहला जाएगा 2024 में का इसका लक्ष्य था। और उसके बाद में आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43 नंबर, जो कथन और अभिकथन और रीजन पूछा गया है, असर्शन और रीजन। तो यह पहला जो है 43 नंबर क्वेश्चन का देखते हैं। अभिकथन, ये प्रवाल भित्तियों उसके निकटवर्ती महासागरीय जल में मल विसर्जित किए जाने के कारण खतरे में है। दूसरा है महासागरों में मल विसर्जित करने से महासागरीय जल की अस्पष्टता कम हो जाती है। और इसका देखते हैं यहाँ पे ए और आर दोनों सही हैं। आर ए की सही व्याख्या है। दूसरा है ऑप्शन यहाँ पे आर ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या नहीं है। तीसरा है सही लेकिन ए सही है लेकिन आर सही नहीं है। चौथा है ए सही नहीं है लेकिन आर सही है। यहाँ पे आंसर देखते हैं। आंसर नंबर हमारा यहाँ पे ए नंबर हो जाएगा, जो है आर और ए की व्याख्या करते हैं, सही व्याख्या है। पहला नंबर हो जाएगा ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या है। आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कथन दिया गया है हमारा, यहाँ 44 नंबर क्वेश्चन है। कथन फर्स्ट देखिए। कथन फर्स्ट में दिया है नाभिकीय प्रजनन रिएक्टर विखंडीय सामग्री को कितनी खपत करता है, उससे अधिक उसका उत्पादन करता है। कथन 2 वर्तमान में देश के ऊर्जा मिश्रण में नाभिकीय ऊर्जा का हिस्सा नवीकरणीय ऊर्जा के हिस्से से अधिक है। तो आगे देखते हैं कथन फर्स्ट और कथन सेकंड दोनों सही हैं। कथन फर्स्ट और कथन सेकंड दोनों गलत है। तीसरा है कथन फर्स्ट सही है लेकिन कथन सेकंड गलत है। चौथा है कथन फर्स्ट सही है लेकिन कथन सेकंड गलत है। यह तीसरा इसका आंसर सही हो जाएगा, जो है कथन फर्स्ट सही है लेकिन कथन सेकंड गलत है। इसकी व्याख्या के रूप में देखते हैं। इस क्वेश्चन की व्याख्या है नाभिकीय प्रजनन रिएक्टर ब्रीडर रिएक्टर एक परमाणु रिएक्टर है जो खपत की तुलना में ज़्यादा विखंडनीय और सामग्री पैदा करता है। इसका मतलब यह कि उत्पादित विखंडनीय सामग्री का अनुपात 1 से ज़्यादा होता है। जब रूपांतरण अनुपात 1 से ज़्यादा होता है तो इसे प्रजनन अनुपात कहा जाता है। आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 45 नंबर है। जैव विविधता संबंधी अभिसमय
जो है CBD किसके दौरान हस्ताक्षर के लिए रखा गया था? पहला है पृथ्वी शिखर सम्मेलन, दूसरा है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, चौथा है क्योटो प्रोटोकॉल और तीसरा है क्योटो प्रोटोकॉल, चौथा है स्टॉकहोम अभिसमय। तो यहाँ पे देखिए ये जो है विस्तार से बताया गया है। जैव विविधता संबंधी अभिसमय DBC पृथ्वी शिखर सम्मेलन के दौरान हस्ताक्षर के लिए रखा गया था। यह ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। जैव विविधता का कन्वेंशन पृथ्वी शिखर सम्मेलन 5 जून 1992 को हस्ताक्षर के लिए खोला गया था। यह कन्वेंशन 29 दिसंबर 1993 में लागू हुआ। जैव विविधता पर प्रयुक्त संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन को भी जो है सन 1992 में पृथ्वी शिखर सम्मेलन में हस्ताक्षर के लिए खोला गया था, जो सतत विकास से संबंधित महत्वपूर्ण दस्तावेज है। आगे आते हैं 46 नंबर क्वेश्चन है अभिकथन के रूप में दिया गया है। अभिकथन पहला है विश्व के अल्प विकसित देश में खतरनाक वायु प्रदूषकों का घर के अंदर प्रभावन अत्यधिक गंभीर होता है। कारण है खाना पकाने की पारंपरिक विधियों में कोयला, लकड़ी, गोबर, केरोसिन आदि जैसे ईंधनों का प्रायः उपयोग किया जाता है। और इसके आगे आते हैं पहला है यहाँ पे A और R दोनों सही हैं। R A की सही व्याख्या है। और दूसरा नंबर पे है देखिए यहाँ पे दूसरा है जो है A और R का सही A और R दोनों सही हैं, लेकिन R A की सही व्याख्या नहीं है। यहाँ पे पहला हो जाएगा। R A की सही व्याख्या करता है। इसको हम आंसर देखते हैं जल्दी से फटाफट आप लोगों को। जो है विकासशील देशों में घर के अंदर वायु प्रदूषण एक बड़ी समस्या है। वहाँ के लोग अक्सर खाना पकाने में और हीटिंग के लिए घर के अंदर लकड़ी, कोयला, गोबर या अन्य ठोस ईंधन जलाते हैं। इस सामग्रियों को जलने से हवा में हानिकारक प्रदूषक निकलते हैं, जैसे बारीक कण, कार्बन मोनोऑक्साइड और कई अन्य विषाक्त पदार्थ शामिल हैं। आगे आते हैं 47 नंबर क्वेश्चन उच्च शिक्षा प्रणाली। 47 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित विश्वविद्यालयों को उनकी स्थापना के कालक्रमानुसार रखें। ये नंबर है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, दूसरी है जवाहर नेहरू विश्वविद्यालय, तीसरा है इलाहाबाद विश्वविद्यालय, चौथा है दिल्ली विश्वविद्यालय। स्थापना के कालक्रम तो यहाँ पे जो है स्थापना के कालक्रम देखते हैं। ये नंबर CA और BD। पहला जो है C इलाहाबाद विश्वविद्यालय, दूसरा A नंबर हो जाएगा जो है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, और उसके बाद में जवाहर नेहरू विश्वविद्यालय तीसरे नंबर पर हो जाएगा, और चौथा है दिल्ली विश्वविद्यालय। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए यहाँ पर दिया गया है किस कौन से सन में हुआ था। आइए इसको देखते हैं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय जो है 1887 में स्थापना हुई थी, और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय 1916 में, दिल्ली विश्वविद्यालय 1922 में, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय 1969 में। तो आइए अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है 48 नंबर। यह कथन के रूप में पूछा गया है। नई शिक्षा नीति NEP 2020 के संदर्भ में नीचे दिए गए कथन दिए गए। पाठन नंबर पहला है यह कल्पना की गई है कि सभी उच्च शिक्षा संस्थाओं का उद्देश्य यह होना चाहिए कि वे स्वायत्त बने और उनका अधिकार प्राप्त शासी मंडल BOG हो। दूसरा नंबर है कथन सेकंड जो है संस्थागत विकास योजना की पूरी जिम्मेदारी शासी मंडल के सदस्यों की होगी। और जो है कथन फर्स्ट के रूप में देखते हैं। कथन फर्स्ट और सेकंड दोनों सही हैं। कथन सेकंड फर्स्ट और सेकंड दोनों गलत हैं। तीसरा है कथन फर्स्ट सही है लेकिन कथन सेकंड गलत है। चौथा है कथन फर्स्ट गलत है लेकिन कथन सेकंड सही है। यहाँ पे तीसरा हो जाएगा कथन फर्स्ट सही है लेकिन कथन सेकंड गलत है। आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है यहाँ पे 49 नंबर है। 49 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन पुरुषार्थ की भारतीय पारंपरिक अवधारणा द्वारा प्रतिपादित मूल्य नहीं है? तो पहला हो जाएगा धर्म, दूसरा अर्थ, तीसरा भक्ति, चौथा मोक्ष। तीसरा हो जाएगा भक्ति। पुरुषार्थ की भारतीय परंपरा अवधारणा का प्रतिपादित मूल्य नहीं है। आगे आते हैं 50 नंबर क्वेश्चन पे। 50 नंबर क्वेश्चन पे देखते हैं। 50 नंबर क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे देखिए जो है
किसी आयोग सीमित ने यह सिफारिश की थी कि जिन महाविद्यालयों के योजना साधारणतया पुरुषों के लिए बनाई गई थी, उसमें महिलाओं के लिए साधारण सुविधाएं और मनुष्योचित जीवन की ज़रूरतें उपलब्ध कराई जानी चाहिए और महिलाओं के लिए अवसरों की कमी नहीं की जानी चाहिए। तो इसमें पहला ऑप्शन है दुर्गाबाई देशमुख समिति 1959, और दूसरा है कोठारी आयोग 1964 से 66, और उसके बाद में है भक्तवत्सलम समिति 1963, चौथा है राधा कृष्ण आयोग 1948। यहाँ पे जो है चौथा जो है टॉपिक जो है चौथा नंबर आंसर सही हो जाएगा। चौथा आंसर है राधा कृष्ण आयोग 1948। इसकी व्याख्या के रूप में देखते हैं आंसर की व्याख्या जो है राधा कृष्ण आयोग 1948 यह विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का उद्देश्य भारतीय विश्वविद्यालय शिक्षा की स्थिति की जांच करना और सुधार के लिए सिफारिशें करना था। और इसमें जो है आइए देखते हैं विस्तार से इसको समझते हैं। पहला है यहाँ पे छात्रों के विश्वविद्यालय शिक्षा में पहले 12 साल का जो है 12 साल का अध्ययन करना चाहिए। दूसरा नंबर है उच्च शिक्षा का दायित्व केंद्र और राज्य सरकारों का होना चाहिए। तीसरा है विश्वविद्यालयों के प्रशासन का दायित्व कॉलेज के प्रबंध समितियों का सौंपा जाना चाहिए। चौथा है विज्ञान और तकनीकी शिक्षा के माध्यम अंग्रेजी होना चाहिए। पाँचवा है व्यावसायिक पाठ्यक्रमों का अध्ययन के लिए सुविधाओं में बढ़ोतरी होनी चाहिए। तो यहाँ पे 50 क्वेश्चन हो गए हैं। तो दोस्तों आप सभी को अगर वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और उसके बाद में इसी तरीके से और भी जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं उसको मैं लेके आता रहूँगा। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।